बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, एतजाज़ अहसन ने ठीक कहा था कि 26वीं तरमीम में अदालतों को बेतुकीर कर दिया गया और सहाफ़त ख़त्म कर दी गई। लेकिन किसकी फ़ोन कॉल आई जिस पर मौजूदा हुक्मरान मजबूर हो गए कि अडयाला जेल में इमरान खान के बेटों से और किस से 1.5 घंटा तवील बात हुई। जो हुकूमत पिछले 3 साल से ना अदालतों को मानती थी, ना आइन को मानती थी, ना सियासी हकूक दे रही थी, सिर्फ और सिर्फ तरीके इंसाफ को कुचलते कुचलते अपनी अवामी साख जीरो कर बैठी। तो इमरान खान के बेटे कासम और सलमान के अमेरिका के दौरे और इंटरव्यू के बाद बिला आखिर इमरान खान से 1.5 घंटा टेलीफोन पर बात कराई गई। कासम और सलमान के अलावा इमरान खान ने किससे बात की? दूसरी तरफ इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को वादिया पैगाम दे दिया, अगर ड्रोन हमले और ऑपरेशन नहीं रुका सकते तो किसी और को जगह दे दो। पहले सदर की तब्दीली की खबरें बाज़गश्त कर रही थी और अब एक और अहम ओहदे की तब्दीली की बातें इस्लामाबाद की गुलाम गर्दिशों में जिक्र सुनाई दे रहा है। क्या कोई बड़ी तब्दीली होने वाली है? किस किस की छुट्टी होने वाली है? मौजूदा हुक्मरान क्या मतलूबा नताइज बरामद नहीं कर सके? मुल्क में बढ़ती हुई करप्शन, माशी तबाही के बावजूद आखिर ये गौर किया जा रहा है, पीटीआई को माइनस करते करते खुद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सियासत ना होने के बराबर रह गई। मरी में बंद कमरों की बजाय शरीफ फैमिली पार्क में किस खदशे के पेशे नजर सरगोशियां करती रही? क्या वफाक में भी कोई बड़ी तब्दीली मुतवक्को है? एक अहम तरीन मुल्क की शख्सियत की करीबी अजीज भी बैरून मुल्क पे दौरे कर रहे हैं, जबकि इमरान खान ने वाशगाफ कह दिया कि जो भी उसे डील की ऑफर लेके गया, उन्होंने कहा मेरी डेड बॉडी अडयाला जेल से बाहर जाएगी, मैं नहीं जाऊंगा, जिसे जिसका जोर लगता है लगा ले। नाज़रीन, अडयाला जेल में तोशा खाना 2 केस की समाअत हुई, जिस पर इमरान खान ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को वाशगाफ पैगाम दिया, अगर आप बेगुनाह शहरियों को ड्रोन हमले नहीं रुका सकते तो फौरी तौर पर इस्तीफा दे दो, किसी ऐसे शख्स को आने दो जो मुल्क में आज़ादी की जद्दोजहद जारी रख सके। इसके अलावा अलीमा खान ने एक बयान पर कहा है कि इमरान खान से सवाल किया गया कि अलीमा खान ने कहा है कि मेरिट पर फैसले होने चाहिए थे, तो वो जिस पर उन्होंने कहा कि इमरान खान ने 2 टोक अंदाज में कहा है कि अलीमा खान मेरा मौक़िफ़ बयान करती हैं और किसी को कहूं तो वो डरते मारे हकायक ही नहीं देते। इमरान खान के एक्स अकाउंट से होने वाले बयान पे लोगों की ये बात तो चुप लग गई कि जिस तरह आसफ अली जरदारी डील करके या नवाज शरीफ डील करके जाते थे, ये इमरान खान पर नहीं होगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका में इमरान खान के बेटे कासम और अहम मुलाकातों के बाद पाकिस्तान को पैगाम दिया गया है कि आपने इंसानी हकूक की पामाली को मामूल बना लिया है। एक साबिक वजीर आजम से नारवा सलूक और तरीके इंसाफ 9 मई के नाम पर जिसने तरीके इंसाफ नहीं छोड़ी, उनको थोक के हिसाब से लूट सेल की सजाएं देने वाले हुक्मरानों ने मुल्क पर लोगों का अदलिया से एतमाद उठा दिया है। सीनियर कानूनदान एतजाज हसन कहते हैं इस वक्त मुल्क में आइन बेतौकीर हो चुका है, अदालतों की हैसियत नहीं रही। साबिक चीफ जस्टिस, साबिक आर्मी प्राइम मिनिस्टर शाहिद हक्कान अब्बासी कहते हैं जो एक आईनी अदालत नहीं सुन सकता चीफ जस्टिस, वो चीफ जस्टिस किस बात का है? नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान के 2 बेटों के इंटरव्यू के बाद हुकूमत की बोलती बंद हो गई। इमरान खान से 1.5 घंटा जो 7 माह से बात भी नहीं कराई, बात की गई। इस दौरान और किस किस की बात हुई, ये राज बहुत जल्द अफशा किया जाएगा। इमरान खान को जो हुकूमत एक पांव पे खड़ी थी, ना अदालतों को मानती थी ना आइन को, जिस पर इमरान खान के अखबारात भी बहाल कर दिए गए, टीवी भी दे दिया गया और चहलकदमी करने की भी इजाजत दे दी गई।
لگتا ہے کہ پاکستان میں جو عمران خان کو تاحیات جیل میں رکھنے کی حکومت کے طاقت کا زوم تھا وہ آہستہ آہستہ بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس میں زیادہ تر ذمہ داری مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی ناقص کارکردگی ہے۔ پہلے ملک میں بنجر زمین کو زرخیز کرنے کے لیے آصف علی نے کمٹمنٹ کی اور پھر اس سے منحرف ہو گئے کہ ہم سندھ سے نہریں نہیں نکالنے دیں گے، جس پر اہم حلقوں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ پیپلز پارٹی نے چھپ کے وار کیا ہے اور علاقائی تنظیموں کے ذریعے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، عمران خان کی ہدایت کے بعد معدنیات مائنز اینڈ منرل بل پاس نہ ہونے پر حکومت نے جو بغیر ملکی طاقتوں سے وعدہ کیا تھا خاصی کنفیوز آتی ہے۔ ایک طرف تو وزیرستان میں کرفیو نافذ کر دیا گیا عمران خان کی ہدایت کے بعد، اب عمران خان کا آئندہ عمل خیبر پختونخوا سمیت پاکستان کی سیاست کو ایک بہت بڑا جھٹکا دے گا۔ دوسری طرف ناظرین، لکی مروت میں ایک گاؤں پہ ڈرون گرایا گیا جس پر بعض وہاں کے لوکل صحافیوں نے کہا ہے کہ ایک معمور شخص سمیت 2 بچے اور 3-4 بچے شہید ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ان بچوں کے خون کا جواب کون دے گا؟ کے پی کے میں خیبر پختونخوا میں ہونے والے خون ریزی پر عوام میں سخت غم و غصہ ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ وفاق کو وارننگ دیتا ہے کہ وہ کے پی کے کا امن تباہ کرنے سے باز رہیں۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے انٹرویو میں بیرونی دباؤ کا اثر ہاتھ ہے، کیونکہ موجودہ حکمران نے پچھلے دنوں میں عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا، اس کی بجلی بند کر دی گئی، اسے ذہنی ٹارچر اذیت ناک حد تک دیا، لیکن عمران خان نے نہ تو اس پر خوف زدہ ہوئے نہ ہی اس پر بیک فٹ ہوئے، اور انہیں جو آفر کی گئی ایک اہم ترین شخصیت انہیں آفر لے کے گئی جس کا نام علی امین گنڈا پور اور 2 اور شخصیت ہے کہ آپ کو بنی گالا بھیج دیا جاتا ہے، آپ باقی زندگی انجوائے کریں، تو جس پر عمران خان نے کہا کہ گیٹ آؤٹ۔ یہ 78 سال سے جو ملک کو غلام بنایا ہوا ہے اس کی آزادی کی جدوجہد ہے، 2 سال کی جیل تو قربانی ہی کچھ نہیں۔ اب جب آزادی کا فضا آ رہی ہے، آزادی کے حالات آ رہے ہیں، تو میں کمپرومائز نہیں کروں گا۔ چوری کے مینڈیٹ والے حکمران والے تھک چکے ہیں، یہ ظلم کر کر کے پی ٹی آئی کے خلاف قاتلانہ حملے سے لے کے انہیں ملک بدر کرنے تک ہر حربہ استعمال کر چکے ہیں، اب انہیں ملک سے جانا ہی جانا ہے۔ اس موقع پر وزیر دفاع اتنے کنفیوز ہو چکے ہیں کہ ایئر وائی کے پروگرام محمد مالک کے پروگرام میں وہ کنفیوز ہو کر کیا کہہ رہے ہیں، ناظرین آپ خود ہی سنیں کہ ان کی مسلط اور پہلے کہتے تھے مزاحمت ہوگی تو مسلط ہوگی، اب بھاگ گئے ہیں۔ اقتدار کی بھیڑ نے انہیں ایک سیاست کی تدفین کر دی ہے۔ مسلط کی سیاست اور اگریشن کی مزاحمت کی سیاست جو ہے یہ کٹھے نہیں چل سکتی، ٹھیک؟ مسلط کی سیاست اور مزاحمت کی سیاست یہ 2 میمیں جو ہے نا یہ کٹھی نہیں چلتی۔ یہ تو ہم نے دیکھا آپ کی پارٹی اس سلسلے میں ایک زمانے میں آپ کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، پھر آپ مزاحمت چھوڑ کے مسلط پہ آگے۔ دیکھیں پالیٹکس جو ہے وہ مسلط کا شکار ہوتی ہے، ساری دنیا میں ہوتی ہے، تاریخ میں بھی ہوتی رہی ہے، کوئی آپ کی پارٹی بھی ہو گئی ہے نا۔ نہیں، ہم لوگ جو ہے مسلط ایک اپرچونٹی ملتی ہے، اس اپرچونٹی کو سیاست دان جو نہیں اویل کرتا تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ مورل ہائی گراؤنڈ پکڑا ہو کہ ووٹ کو عزت دو، ہم نے مورل نام لے کے آپ نے رگڑا پھر آپ ایک ساتھ بیٹھ جائیں، یہ مسئلہ تو نہیں ہے، تو منافقت ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ لفظ جو ہے جو آپ نے استعمال کیا ہے اس کے لیے اور بھی بڑے سینئر صحافی کہ محمد مالک مسلط نہیں منافقت ہے، اقتدار کا ہوس انسان کو کتنا کمزور کر دیتا ہے۔ یہ انتہا دیکھیں، جمہوریت پر عوام کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈالا گیا، پر پی ٹی اے کے ووٹ بینک میں اضافہ ہوا، عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا، پی ٹی اے کے ووٹ بینک پر اضافہ ہوا، تحریک انصاف کی حکومت ختم کی گئی، ووٹ بینک پر اضافہ ہوا، نئے الیکشن کیے گئے، 200 سے زیادہ سیٹیں وہ جیت گئے، بلے کا نشان بھی چھینا۔ اب موجودہ حکومت کا بوجھ اٹھانے کے لیے کچھ لوگ تیار نہیں ہیں، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے ان سے نجات ڈال کے ملک عوامی حقیقی نمائندوں کو دینا چاہیے۔ اس سلسلے میں اہم مشاورتیں شروع ہو گئی ہیں، اور بیرون ملک سے بھی یہ میسج آ رہا ہے کہ آپ نے عمران خان کو
3.25 साल से पीटीआई को खत्म करते करते अब नून लीग खुद तस्लीम कर रही है कि हमारी सियासत खत्म हो गई है। इमरान खान ने कहा जो हमारे बंदे सरगोदा इंसादात दहशतगर्दी दादा लाहौर और फैसलाबाद से किया, हम बंदे खड़े नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। अब इनके पास उम्मीदवार भी नहीं है। नाज़रीन, अली अमीर अब्बास ने मौजूदा हुक्मरानों का थोड़ा सा पोस्टमार्टम किया क्योंकि इन्होंने सच पर तो पाबंदी लगा दी है, लेकिन उससे पहले इमरान खान ने मौजूदा हालात की मुनासबत से कुछ अरसा पहले एक बातचीत की थी कि पाकिस्तान को आज़ादी के लिए जद्दोजहद करना होगी। आज वो स्टेज आ गई है। वो क्या स्टेज है मैं आपको ये नाज़रीन बताता हूं कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इमरान खान ने जो कहा था कि मौजूदा हालात को मुल्क को आज़ाद करने के लिए पाकिस्तान इमरान खान नहीं बचाएगा, आप बचाएंगे पाकिस्तान को। आप मेरे साथ मिलकर इस मुल्क को आजाद करेंगे। ये याद रखना कि जब तक ये कौम हकीकी तौर पे आजाद नहीं होती, उस कौम की कोई दुनिया में हैसियत नहीं होती। जो कौम गुलाम होती है वो कीड़े मकोड़ों की तरह रहती है, उनके हकूक नहीं होते। आम आदमी खाने और कचहरी में रुलता है, आजाद कौमों के हकूक होते हैं। अदालतें उनके बुनियादी हकूक की हिफाजत करती हैं। इंसाफ के लिए जंग लड़ेंगे ताकि कानून के सामने सब एक बराबर हो। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया था, कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। देखिए नाज़रीन, पाकिस्तान में तो जुल्म का निजाम ही चल रहा है, लेकिन अगर आपने आज़ादी लेनी है तो इसके लिए तो आपको कुर्बानी देना होगी। मौजूदा हुकूमत कहती है मौजूदा हालात पे बात ना करो, हकायक ना बताओ। जब भी कोई बात होते हैं 2018 से 22 तक आ जाते हैं, जो लोग 50 दहाइयों इक़्तिदार में रहे उनके बारे में हमारे दोस्त अमीर अब्बास जो टॉक शो करते हैं इस्लामाबाद से, उन्होंने बड़ा पोस्टमार्टम किया। इनके अल्फाज सुने और बताएंगे कि पाकिस्तान हकीकी आज़ादी की तरफ जा रहा है। लोग जो समझ रहे हैं ना कि कुछ नहीं हो रहा, बहुत कुछ हो रहा है। अब उसके लिए मैं आपको अमीर अब्बास के एक क्लिप सुनाना चाहता हूं। नाज़रीन सुनिए। आप ये सुन रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब के मुंह से कि हम किसी ऑपरेशन में ड्रोन की इजाजत नहीं देंगे, तो सवाल तो ये भी बनता है कि ड्रोन की इजाजत किसने दी है? आपके ही रिप्रेजेंटेटिव हैं बैरिस्टर साहब जिन्होंने इजाजत दी है। तो इट मींस कि आपका पार्टी में कोई इकट्ठी नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपने इजाजत देनी है कि नहीं देनी है, किसकी बात माननी है नहीं माननी, ऑपरेशन कराना है नहीं कराना। अगर मुझे इजाजत दे तो शौकत भाई ने कुछ फरमाया, मैं 2-4 उस पर कॉमेंट्स करना चाहूंगा। आप एंकर्स ना एक बड़ी ज्यादती कर रहे हैं इस मुल्क के दौरान। क्या आप लोगों को हालात हाजिरा पे प्रोग्राम नहीं करना चाहिए। आप लोग नाइंसाफी करते हैं। आप लोगों का प्रोग्राम आज भी होना चाहिए कि 2018 से 2022 में पाकिस्तान कितना बुरा था, बड़ा जालिम था, बड़ा नाखल्फ था, नाइंजार था। सारा दिन उसी पे प्रोग्राम किया करें और हम भी उसी को गालियां दें। करंट हालात हाजिरा छोड़ दें, क्योंकि हालात हाजिरा पे प्रोग्राम करते हैं, हम हालात हाजिरा पे बात करते हैं तो हमें कहते हैं पीछे जाओ। यानी हम ये क्या डिस्कशन में ये उसूल कैसे तय होगा कि आप मुझसे सवाल कर रही हैं, मैं आपके सवाल का जवाब शुरू कर दूं, फिर लियाकत अली खान को शहीद किया गया, उसके बाद में आजम हुसैन शहीद सूरवर्दी को कैसे गद्दार बनाया गया, फिर ख्वाजा नासिमुद्दीन के साथ क्या जुल्म हुआ, फिर जुल्फ बिन अयूब खान ने कैप्टो कैसे लेके आया, फिर मैं ये शुरू कर कि हर सवाल नहीं, जो भी सवाल मुझसे करे उसका जवाब मैं वहां से शुरू करूं। भाई वो सेटल्ड प्रिंसिपल हो चुके हुए हैं। उसको कौन बदबख्त इंसान होगा जो कहेगा कि नवाज शरीफ के साथ जुल्म हुआ, वो अच्छा हुआ, बड़े मजे का जुल्म था। जरदारी को 13 साल अगर किसी ने गलत जेल में रखा तो वो बड़ा अच्छा कर रहा था, उसको तो तमगा पे ना दे। ये कौन कह रहा है? ये सवाल बराचा साहब और मुझे उस जरदारी साहब से पूछना चाहिए कि जिसने 13 साल तुम्हें जेल में रखा, तुमने उसके साथ टप्पी डाल ली। ये मेरे जैसे तजियाकार जो मत आप कहे कि मैं बार बार क्या पीछे किस कहां से शुरू करूं, आप तय कर ले कि किस सन से शुरू करना है। हर सवाल का जवाब किस सन से शुरू करना है, 47 से करना है, 73 से करना है, 56 से करना है, 62 किससे करना है। एक बात। दूसरी बात ये कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, ये बिल्कुल राजा साहब ने बजा फरमाया कि जी उन्होंने तय कर लिया था आपस में कि हम डेमोक्रेसी को आगे लेके जाए। 2008 में हुकूमत आती है, पीपल्स पार्टी और नून लीग इत्तेहादी बनते हैं, मिल के हुकूमत चलाते हैं। ये पहली दफा इनका अलायंस बना। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बावजूद 6 महीने के अंदर इत्तेहाद टूट गया। इमरान खान ने तोड़ा,
मैंने तोड़ा, आपने तोड़ा, किसने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का इत्तेहाद तोड़ा? फिर इसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के आने के बाद लाहौर के वॉर रोड पे खड़े होकर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा नवाज शरीफ को कि नवाज शरीफ तुम नासूर हो। मैंने कहा, इमरान ने कहा, किसने कहा? सीओडी के बाद कहा। इसी सीओडी के आने के बाद नवाज शरीफ को आसिफ जरदारी ने कहा कि नवाज शरीफ, इस दफा अगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो मुझे मेरा खुदा भी माफ नहीं करेगा। ये सीओडी के बाद कहा। मैंने कहा, आपने कहा, फरादा साहब ने कहा, किसने कहा? इमरान ने कहा। इसी सीओडी के आने के बाद शहबाज शरीफ ने कहा था कि आसिफ जरदारी तुम्हें कराची, लाहौर, पेशावर की सड़कों में लाकर सीधा मेरा नाम बदल देगा। मैंने कहा, आपने कहा, फरादा साहब ने कहा, किसने कहा? और सीओडी बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट था, लेकिन इन्होंने खुद उसको पामाल किया। कौन काला कोट पहन के, क्या नहीं जानते थे नवाज शरीफ के यूसुफ रजा गिलानी को कौन हटाना चाहता है? किसने जाके यूसुफ रजा गिलानी के बारे में जाके जलसे किए पंजाब के अंदर? देखें, आसिफ अली जरदारी जो मौजूदा सदर हैं, उन्हें नवाज शरीफ को नासूर नहीं कहना चाहिए था। हमारे 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, उनका छोटा भाई वज़ीर आज़म है, बेटी वज़ीर आला है, और वज़ीर आज़म को जो उनके सदर हैं उन्हें कहते गले में पटा डाल के घसूटूंगा। मेरा ख्याल है इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर इस मुल्क के तबाही का कुछ जिम्मेदार है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो रिटायरमेंट के बाद भी है, उन्होंने एक सियासी जमात से निशान छीना, सुल्तान सिकंदर राजा, फायज ईसा ने उनका साथ दिया, और आज मुल्क की हालात ऐसे बहरान का शिकार हैं, कश्ती ऐसे भंवर में पड़ी है कि ना माशी सूरत हाल बेहतर हो रही है, ना सियासी सूरत हाल बेहतर हो रही है, ना सफारती सतह पर पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो रहा है, और ना ही पाकिस्तान में कोई तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं। लोग बड़ी तादाद में नौजवान बच्चे छोड़कर बैरून मुल्क जा रहे हैं। पाकिस्तान में बिजली और कभी गंदम का स्कैंडल, कभी चीनी का स्कैंडल, कभी किसानों की लूटमार, पूरे मुल्क को लूट के खा गए हैं ये गिद्ध। अब इन गिद्धों से बचना होगा। अगर गिद्धों से बचना है तो मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी लानी होगी। आखिर जुल्म बहुत बढ़ चुका है। नाज़रीन, शायद इसीलिए मौजूदा हुक्मरान जो इलेक्शन हार चुके हैं, उन्हें सीट देकर भी पाकिस्तान में अमन नहीं आ रहा। अदनान आदल जो सीनियर सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं अमेरिका तो पता नहीं कब तेल निकालेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो महंगाई ने अवाम का तेल निकाल दिया, पाकिस्तान की अवाम का तेल निकाल दिया है। उन्होंने कहा ये तो नहीं पता कि अवाम का तेल कब निकालना है। दूसरी तरफ हुकूमत ने बाज़ सहाफ़ी नामी लोग, जिन्हें सहाफ़त का नाम दिया, लगड़ बगड़ चमचे कचो टीवी के ला पर प्रोपोगंडे, नाकाम प्रोपोगंडे की एक तवील दास्तान है। असद तूर ने जवाब दिया कि अंसार अब्बासी सब नहायत सीनियर सहाफ़ियाँ काबिल एहतराम हैं। एक तरफ तो आप ज़मीनी खुदाओं की वकालत करते हैं, असद तूर ने अंसार अब्बासी को दिया, और दूसरी तरफ अपने मजहबी तशख़ीस का इजहार भी करते हैं। अल्लाह ताला नाइंसाफ़ी के खिलाफ क्या हुक्म देता है? इंसाफ के लिए इस्लाम ने कितना जोर दिया है? आपके मुताबिक अगर इमरान खान गैर आइनी हुकूमत से मुज़ाकरात कर ले तो सजाएं नहीं होंगी, यानी आप खुद तस्लीम कर रहे हैं कि ये मुकदमा सियासी इंतकाम पर है। अगर सियासी इंतकाम से हुकूमतें ख़त्म होती तो आज इमरान खान 90% मकबूलियत की मेराज पे ना होता। आज सदर पीपल्स पार्टी का हो के और वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून का हो के बेख्तियार नहीं होते। इन कठपुतलियों की चाबी किसी और के पास ना होती। आज 2 बड़े ओहदों की तब्दीलियों की सरगोशियां ना होती। यही होता है कि अवाम का मैंडेट चोरी करने वाले और वो सरकारी अफसरान जो आइन और कानून की बजाय हुक्मरानों की गुलामी की तरफ जा रहे हैं, इनके लिए भी मुश्किलात शुरू होने वाली है। इनमें से कुछ ब्यूरोक्रेसी और पुलिस अफसरान मुल्क से फरार का भी बंदोबस्त कर चुके हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है, हसनात मलक हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी के पास 9 मई की ज़मानत का केस आया तो वो यहाँ तो ज़मानत मंजूर होती है या मुस्तरद होती है, लेकिन जस्टिस यहिया अफरीदी ने 4 माह में केसेस के फैसले का हुक्म दे दिया। पीटीआई क़यादत ने इसे संजीदा नहीं लिया। इन्हें इतराज़ उठाना चाहिए था कि 4 माह में ड्यू प्रोसेस कैसे फॉलो होगा। इतने अहम केसेस चलते रहे, लेकिन पीटीआई क़यादत वहाँ मौजूद नहीं थी। लेकिन मौजूदा आइनी जज के जस्टिस अमीनुद्दीन के होते हुए अगर
13 रुकनी बेंच फैसला करे कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को KQBA में मखसूस नशस्तें दी जाए, लेकिन हुकूमत इंप्लीमेंट ना करे, अदालतों को ना माने, 73 के आइन को ना माने, सुप्रीम कोर्ट को ना माने, कानून को ना माने, इंसानी हकूक को ना माने, और आईनी बेंच का सरबराह बनते ही अमीनुद्दीन फैसला करें और रातों रात खारी हुई जमातों को महसूस नशस्तें दी जाए, तो इसीलिए तो कहते हैं कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। इसके इख्तिताम के दिन होते जा रहे हैं, अचानक आसार बनते हुए सुनाई दे रहे हैं। फिलहाल 5 अगस्त को तो बहुत बड़ा शायद एहतजाज ना हो, लेकिन इमरान खान ने कहा 5 अगस्त के बाद 14 अगस्त आएगी, 6 सितंबर आएगी। एहतजाज जारी रहेगा जब तक गुलामी की जंजीरें नहीं टूटेंगी। गुलामी की जंजीरें कब टूटेंगी? जब आप अपने हकूक के लिए बाहर निकलोगे, पाकिस्तानी अवाम, क्योंकि अदालतें, सरकारी अदारे गुलाम बन चुके हैं चंद ताकतवरों के। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।